हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसकी वन शॉट वीडियो बना रहा हूं मैं पूरे सिलेबस में से। जो भी मिड टर्म का आपका सिलेबस है, जितने भी चैप्टर में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन ये बहुत बारी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एक तो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम हो चुका था। जो उनके ब्यूरोक्रेट्स थे बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे और सिस्टम काफी अथॉरिटेरियन हो चुका था, यानी कि अपनी मनमानी कर रहा था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ना होने की वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे यूएसएसआर से। तो इस वजह से भी इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने के लिए ही आजादी नहीं थी, तो इस वजह से भी लोग जो है कहीं ना कहीं अगेंस्ट होने लगे और इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 प्लस ईयर से इन पे रूल कर रही थी यूएसएसआर पे और बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी, लोगों को बिल्कुल कोई जवाब नहीं देती थी। तो इस वजह से भी इनको पसंद नहीं आया लोगों को। डोमिनेंस ऑफ रशिया, देखो 15 नेशन से मिलकर यूएसएसआर बना था और इन 15 के 15 को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रशिया को दी जाती थी। तो इससे बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था जो कि परेशान हो चुके थे। और काफी ज्यादा इनका हाई एक्सपेंडिचर था डिफेंस के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पे ये कुछ भी पैसा इतना नहीं लगा रहे थे। इकोनॉमिकली यूएसएसआर वीक होता जा रहा था एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। गोरबाचेव जब आए, मिखाइल गोरबाचेव, उन्होंने कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करी पर वो पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज करना चाह रहे थे जो कि बिल्कुल भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के उससे मिलता जुलता नहीं था। तो इस वजह से भी काफी दिक्कतें आई और नेशनलिज्म का राइज होने लगा। ये जो 15 देशों से मिलकर यूएसएसआर बना था, अब ये सारे देश लगभग अलग नेशन बनाने के लिए अवेयर हो चुके थे। ये कहीं ना कहीं इनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जाग रही थी। तो ये रीजन है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी क्या है कि भाई जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया 1991 में तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया। इसमें क्या था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इसको ये नाम दिया था कि भाई अब ये जितने भी जो आप कह सकते हो जो सोशलिस्ट, यानी कि जो ये सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, अब इसको ले जाना था जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी यूएसएसआर की, अब ये जो नए देश बने, ये 15 के 15 जो आजाद हुए, इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ अपने आप को ले जाए, मतलब ले गए। ये इसी को ही शॉक थेरेपी कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाना ही शॉक थेरेपी है। क्योंकि यूएसएसआर के टाइम पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और जब शॉक थेरेपी को इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो मोस्टली चीजें प्राइवेट हो गई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, एक तो ये अनसक्सेसफुल रही और रशिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स कर गया। ठीक है, और रशियन करेंसी जो है रूबल, वो काफी ज्यादा गिर गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। और सोशल वेलफेयर जो एक सिस्टम था, जो सरकार गरीबों के भले के लिए काम करती थी, वो पूरा खत्म हो गया। बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत ही लो प्राइस में बेच दिया गया और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और फूड क्राइसिस आ गया और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई। तो जब किसी चीज की कमी होती है तो लोगों के पास अगर कोई सामान होता है तो वो उसे ब्लैक पे बेचते हैं, डबल रेट पे, ट्रिपल रेट पे। तो वो बहुत ज्यादा होने लगा और शॉक थेरेपी को आज तक के हिस्ट्री की सबसे बिगेस्ट गराज सेल कहा जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी और इंडस्ट्रीज को चंक के प्राइस पर बेच दिया गया, कबाड़ के भाव बेच दिया गया। तो ये थी हमारी शॉक थेरेपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, evaluate any three major factors responsible for making the European Union a political force from an economic force। यूरोपियन यूनियन ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन की तरफ, और ये एक मोर देन अ नेशन स्टेट है, क्योंकि इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है बट इसका खुद का फ्लैग है, खुद का नेशनल एंथम है और एक फाउंडिंग डेट भी है और एक कॉमन करेंसी भी है। तो इसमें क्या है, एक फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी कॉमन फॉलो करते हैं ज्यादातर जो इसके देश हैं। और इसके अलावा नए नए मेंबर्स भी इसमें ऐड हुए हैं जो पहले सोवियत ब्लॉक के अंदर थे। ठीक है, और क्या है,
ये जो द शिफ्टिंग ये जो हो रही है पावर की, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल होता जा रहा है, ये आप अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि इसको इट्स एम वाज टू मेक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको इसलिए बनाया गया था कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और इसके मेंबर में अगर आप देखोगे तो कुछ नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, और इसके अलावा आप अगर देखोगे परमानेंट भी हैं इसके अंदर। सो यूरोपियन यूनियन विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसीज, तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए सबसे आगे तैयार रहता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी जो है, आप अगर कह सकते हो ये तीसरा मेजर अल्टरनेटिव सेंटर है पावर का। इसकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक टाइम पे ये सोवियत मॉडल को अपनाता था और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं था, बट धीरे धीरे देखो, पहले तो चाइना ने एक्सेप्ट करा था सोवियत मॉडल, यूएसएसआर की तरह ही था, ये किसी से कोई संबंध ऐसे नहीं रखता था रिलेशंस इकोनॉमिक। और अब क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इसने अपनी करी। चाइना अपने ही रिसोर्सेज को यूज करता था, सारे सिटीजन्स को अच्छी खासी एजुकेशन मिल रही थी, हेल्थ प्रोग्राम अच्छा चल रहा था। अब इसने क्या करा, यूएसए के साथ रिलेशनशिप बनाई। एक बहुत ही ये हिस्टोरिकल मूव था चाइना का। 1972 में चाइना ने रिलेशन बनाए अच्छे यूएसए के साथ, और यहीं से मॉडर्नाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। एग्रीकल्चर को मॉडर्न किया गया, इंडस्ट्रीज को, मिलिट्री को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मॉडर्न करने के लिए बोला गया। अब यहाँ पे कुछ मेजर पॉलिसीज की अनाउंसमेंट हुई। ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस किया देंग शाओपिंग ने 1978 में, जिसका मतलब ये था कि आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो दूसरे देशों की, और आप दूसरे देशों में भी जाके ट्रेड वगैरह करना चाहते हो। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का एरा स्टार्ट हो गया, ज्यादातर चीजें प्राइवेट होने लगी। एग्रीकल्चर प्राइवेट हो गया 1982 में, इंडस्ट्रीज वगैरह भी प्राइवेट हो गई 1998 में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाती, स्टेबल क्यों नहीं हो पाती, आती है फिर चली जाती है। सो यहाँ पे क्या है, सोशल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है मिलिट्री का, ठीक है, और कुछ वहां के लैंड ओनर्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, बड़े लोग हैं, वो हमेशा से डेमोक्रेटिक जो मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, और वो मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो सोसाइटी अगर मिलिट्री को अच्छा मानेगी तो उस देश में डेमोक्रेसी कहां से आएगी। और पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है, तो ज्यादातर लोग मिलिट्री को ही सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी ज्यादा नहीं मिलता पाकिस्तान को कि वहां पे डेमोक्रेटिक रूल आए। और इसके अलावा अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज तो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में अथॉरिटेरियन रूल ही चलता रहे, डेमोक्रेसी ना आए, क्योंकि यूएस को भी इससे बहुत फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चला था, तमिल और सिंगलीज, ये दो जातियों के बीच में जो दो ये सबसे ज्यादा खतरनाक आप कह सकते हो कि मतलब ये जातियां थी जो कि आपस में लड़ रही थी। अगर आप देखोगे डेमोक्रेटिक सेटअप श्रीलंका का, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई जब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा सिंगलीज और तमिल लोगों के बीच में। और इसमें क्या है, पहले सिलोन नाम से जाना जाता था श्रीलंका को, मेजोरिटी यहाँ पे सिंगला लोगों की है, सिंगली लोगों की है, और वो अपोज करते हैं जो तमिल लोग माइग्रेट करके इंडिया से वहां पर आकर रह रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, श्रीलंका वॉज ओनली फॉर सिंगली पीपल। सिंगली लोग ये कहते हैं कि श्रीलंका बस हमारा है, तमिल लोगों का नहीं है। ठीक है, और तमिल आप अगर देखोगे सिंगला लोग जो है वो ज्यादा अच्छा एटीट्यूड नहीं रखते, ठीक है, तमिल्स के लिए। और तमिल लोगों ने मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, लिट्टे जिसको कहा जाता है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये चाहते हैं कि श्रीलंका में ही हम अपना एक अलग देश बनाएंगे तमिल लोगों का। ओके, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चला, एक तो क्या हुआ, प्रेशर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि तमिल लोगों के साथ अगर कुछ श्रीलंका में होगा जो कि माइग्रेंट्स हैं, तो भाई जाहिर सी बात है वो अपने कंट्री की गवर्नमेंट को भी कुछ बोलेंगे, हमारी हेल्प करो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेगोशिएशन करवाने के लिए कोशिश करी, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ बात करी, और यहाँ पे 1987 का ईयर आया जब हम पूरी तरीके से हो गए। हमने अपने ट्रूप्स को श्रीलंका में भेजा, हमारी सेना गई वहां पे, जिसको IPKF कहा जाता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। अगर कहीं पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं तो ये फोर्स ही वहां पे मामला संभालती है जाके।
अब होता क्या है, इंडियन ट्रूप्स वहां के लोगों को पसंद नहीं आए, श्रीलंका वालों को। वो कहते हैं हमारे इंटरनल मैटर में इंडिया क्यों अपने ट्रूप्स को भेज रहा है। सो आईपीकेएफ जो था, जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स थी, वो वापस बुला ली गई। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, या फिर ये कहा जाता है साउथ एशिया के ज्यादातर लोगों को डेमोक्रेसी ही अच्छी लगती है, वही उनकी पहली चॉइस है। ऐसा क्यों कहा गया है, आइए देखते हैं। सो इसमें यह बताया जाता है बहुत सारी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की जहां पर मिक्स रिकॉर्ड रहा है डेमोक्रेसीज का। यहाँ के लोगों के लिए क्या है कि भाई ये लोग ये मानते हैं, मतलब ये ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग या अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, हर सिटीजन गरीब हो या अमीर हो, वो ये चाहता है कि डेमोक्रेसी ही आनी चाहिए। डेमोक्रेसी को हर कोई पॉजिटिवली देखता है, सपोर्ट भी करते हैं लोग, और वो प्रेफर करते हैं कि डेमोक्रेसी ही आए, बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती यहाँ के लोगों को। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यूएनओ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, और इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि हमेशा रहने वाले हैं, चाइना, यूएस और यूके, रशिया एंड फ्रांस। नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं इसके लिए। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनको हर 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ओके। और इसमें क्या है, वॉर से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं मेंबर स्टेट्स के, ये सारी चीजें सिक्योरिटी काउंसिल में और जनरल असेंबली में होती हैं। कुछ और भी इश्यूज होते हैं, सोशो इकोनॉमिक इशू, जो कि इसको करने के लिए बाकी की एजेंसियां भी होती हैं, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम यही है, अगर कोई वॉयलेट कर रहा है ह्यूमन राइट्स को, कहीं पे वॉर है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको देखना। The next question is, which 3 complaints related to the UN Security Council were reflected in the resolution passed by the UN General Assembly in 1992? 1992 में UN के जनरल असेंबली में कुछ कंप्लेंट लाई गई। हुआ क्या यहाँ पे, मेन ये था कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करती प्रेजेंट रियलिटीज को, यानी कि अच्छे से काम नहीं कर रही है। जो डिसीजन लिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज की छाप ज्यादा दिखाई देती है, जो यूएसए है, ठीक है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनका दबदबा ज्यादा होता है डिसीजंस में, और पूरा रिप्रेजेंटेशन इक्वली नहीं है। 5 लोग मेंबर परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। सो इस तरीके से ये रिफॉर्म्स वगैरह लाने की बातें लाई गई। और इसके बाद क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 6 क्राइटेरियाज फॉर द न्यू मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 1997 के बाद अगर किसी को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में ज्वाइन होना है, ठीक है, सो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला है कि वो एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक पावर वाला देश हो, मिलिट्री बहुत अच्छी हो, और कंट्रीब्यूट करता हो यूएन के बजट में, और बड़ा नेशन हो पॉपुलेशन के मामले में, और डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करता हो, ह्यूमन राइट्स को जो है रिस्पेक्ट देता हो, और डाइवर्सिटी हो, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी हो। सारी चीजें हैं इंडिया के पास, लेकिन फिर भी इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना उसको बनने नहीं देता, क्योंकि हर 5 ये जो मेंबर हैं इनको एक राइट दिया गया है, वीटो पावर। इसका मतलब है कोई भी डिसीजन को ये मना कर सकते हैं। सो अगर 4 देश मानते भी है ना कि इंडिया को शामिल कर लो, तो एक चाइना अपनी वीटो पावर यूज करके वो डिसीजन को पलट सकता है। तो ये होता है इसके अंदर। आगे, डिस्क्राइब एनी 3 न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। आज की डेट में हमारी सिक्योरिटी जो है ग्लोबली कुछ नए खतरे आए हैं। ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड, स्पेशली इन द साउथ। जो हमारा आप अगर वर्ल्ड का मैप देखते हो, तो ये जो साउथ वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। टेररिज्म बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आतंकवाद जिसको आप कहते हो, टेररिस्ट लोगों ने पूरा मतलब जीना आराम कर रखा है। और क्या है, थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स। कई देशों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा होता है, अफगानिस्तान देख लो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये चलता रहता है। माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, और हेल्थ एपिडेमिक्स, कोविड वगैरह, कोई आए दिन नई बीमारी आ जाती है। ये नए खतरे हैं, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? इज इंडिया अ सिग्नेटरी टू दिस प्रोटोकॉल? तो सिग्निफिकेंस क्या है
क्योटो प्रोटोकॉल का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो कम से कम जो आप जो है वो निकालो, एमिशन जो है इसका वो कम करना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल यही है। और जो खासकर जो नॉर्थ एंड जो जो मतलब ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं दुनिया की, ठीक है, उनके लिए ये बात बताई गई है। और ये कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की है, हमारा अर्थ है ये नहीं कि जो नॉर्थ वाला ग्लोब का एरिया है उसी का ही है, ठीक है, सभी का है। और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसको निभाना चाहिए। UNFCCC, ठीक है, UNFCCC, ये इसमें ये बताया जाता है कि हमें क्या करना है। नॉर्थ वाले जो लोग हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें अपने जो है एनवायरनमेंट पे। साउथ वाला जो ग्लोब वाला एरिया है वो बेचारे अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनको रियायत दी जाए, ठीक है, थोड़ी रिलैक्सेशन हो उनके लिए। इंडिया, चाइना और बाकी की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यहाँ से निकाल दिया गया था, उन्होंने खुद ही साइन नहीं किया था इसके ऊपर, क्योंकि वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, या मतलब आप कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। बट बाद में इंडिया एक सिग्नेटरी है क्योटो प्रोटोकॉल का, ये इसमें बताया गया है। स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। हमारे जितने देश हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं बट अलग अलग हैं। कैसे? देखो, ये स्टेटमेंट इसलिए दी गई क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ये मानती हैं कि हमने ज़्यादा एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो नहीं किया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा किया है, जो पॉल्यूशन वगैरह है या जो एनवायरमेंट को नुकसान डेवलप्ड लोगों ने ज़्यादा किया है। और इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट ऑल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं अगर ज़्यादा नुकसान डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हैं और वो डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुकी है, सो उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, ठीक है। सो ये इसमें बताया गया है। आगे है, यही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट हुआ रियो डिक्लेरेशन या अर्थ समिट के अंदर 1992 में। ये एक कॉन्सेप्ट आया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंट है। 1992 में UNFCCC आया और इसमें भी यही था कि क्लाइमेट चेंज वगैरह जो हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है इसको थोड़ा कम किया जाए। इसी से आगे क्योटो प्रोटोकॉल निकला जो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। व्हाट वाज द अर्थ समिट? अर्थ समिट या रियो समिट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सिटी में हुआ 1992 में। एनवायरमेंट को लेकर था और डेवलपमेंट को लेकर था, एनवायरमेंटल इश्यूज इसमें उठाए गए और इसमें बड़े बड़े NGO, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े MNCs आई और इसमें ये था बायोडाइवर्सिटी पे बात हुई और क्लाइमेट चेंज पर बात हुई, फॉरेस्ट्री पर बात हुई और एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला। एजेंडा 21 भी हमारा यही कहता है एनवायरनमेंट को थोड़ा सा भाई बख्श दो, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ छोड़ो। और रियो डिक्लेरेशन यही कहता है आप कोऑपरेट करो, ग्लोबल पार्टनरशिप बनाओ और अपना अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसको हेल्दी अच्छा बनाओ, ठीक है, प्रोटेक्ट करो। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी एक्नॉलेज करी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया है, और वहीं जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बातें मैंने आपको पीछे बताई दी हैं। आउटकम इसका यही निकला कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है बट थोड़ी सी डिफरेंशिएटिंग होगी, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट को बचाएं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू पॉजिटिव एंड एनी टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें ट्रेड वगैरह और सर्विस और गुड्स इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, ज़्यादा अब आजकल ट्रेड हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हेल्दी कंपटीशन मार्केट में आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं ग्लोबलाइजेशन के, फॉरेन कंपनीज अपना फायदा ज़्यादा देखती हैं, समाज का भला नहीं करना चाहती, इनकम में काफ़ी डिस्पैरिटीज आ गई हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, जो हमारे WTO, IMF जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ओपन ट्रेड हो रहा है, सो इकोनॉमिक फ्लो बढ़ रहा है।
रेस्ट्रिक्शंस जो होते थे वो हटा दिए गए हैं ट्रेड को लेकर, और नए नए आइडियाज आ रहे हैं। नेशनल बाउंड्रीज जो हैं वो अब खत्म हो रही हैं। ये समझ लो कि अब ट्रेड ज्यादा हो रहा है। आप G20 देख लो, सबसे ताजा एग्जांपल है। देश सभी आके इकट्ठे होंगे, इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। तो और क्या चाहिए, सारे दुनिया के 20 देश आके बैठेंगे और वहां पे बातें करेंगे। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ये तो है ही, और क्या है। आगे है इवेल्युएट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डिस्क्राइब एनी टू कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में आता है हमारा खान पीन, हमारा पहनावा, हमारी सोच बदल रही है समय के साथ साथ। इसके एग्जाम्पल है बर्गर, ठीक है, और आप कह सकते हो कि इसके अलावा पिज्जा है, मोमोज है, नूडल्स हैं। ये दूसरे देशों की क्विजीन है जो आके हम खा रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, आपको मिल रही है। ब्लू जीन्स आपको देखने को मिल जाएगी, और आप देखोगे खादी कुर्ता था और हमारे यहाँ का, और ब्लू जीन्स अब ज्यादा पहनते हैं लोग। सो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है ग्लोबल, जो मतलब जो आपका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कल्चरल। हॉलीवुड मूवीज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, नेटफ्लिक्स, दूसरे देशों की वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना, ये सारी चीजें आप अगर अडॉप्ट कर रहे हो तो मान लो कल्चरल जो है ग्लोबलाइजेशन वो हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द स्टेट ऑफ हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन आफ्टर पार्टीशन। हैदराबाद बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट कवर करता है ये साउथ इंडिया का। यहाँ का रूलर निजाम कहलाता था, और वो ये कहते हैं कि हम अलग रखेंगे हैदराबाद को। और बहुत मूवमेंट चली हैदराबाद के अंदर अगेंस्ट द निजाम, ठीक है। और निजाम अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको रजाकार कहा जाता था, लोगों को भेज देता था मर्डर करवाने के लिए, रेप करवाने के लिए, लूट मचा देते थे वो नॉन मुस्लिम्स के घरों में घुस घुस के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उसने ऑर्डर दिया हमारी इंडियन आर्मी को कि सिचुएशन को टैकल करे। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाकर हमने हैदराबाद को पूरी तरीके से मर्ज कर दिया इंडिया में, और एक्सेशन हो गया हैदराबाद का। 17 सितंबर 1948 को इन्होंने सरेंडर कर दिया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सेस एनी टू कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों पार्टीशन हुआ? पहला रीजन तो ये था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में, हिंदू मुस्लिम के झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपस में बन नहीं रही थी, कंपटीशन चल रहा था। दूसरा है ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज करा, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाया, तो वही जो देश था हमारा, इसका पार्टीशन हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे थे कि बहुत ज्यादा वायलेंस हुई, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ, नए नए नेशंस जो है वो बने, जैसे कि एक इंडिया, एक पाकिस्तान, पाकिस्तान भी दो बने, वेस्टर्न और ईस्टर्न। इसके अलावा माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, काफी लोग, लाखों लोग मारे गए, प्रॉपर्टी इधर से उधर हो गई। मान लो कोई पाकिस्तान में किसी हिंदू का घर था, उसको भगा दिया गया, यहाँ इंडिया आने के लिए मजबूर कर दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी गई। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं से आया, और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए, रिफ्यूजीज के क्राइसिस आ गए। रिफ्यूजी यानी कि आप अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हो टेम्परेरी रहने, आप रिफ्यूजी कहलाओगे। सो जो लोग इंडिया में रहते थे मुस्लिम्स, कुछ कुछ मुस्लिम्स छोड़कर चले गए और पाकिस्तान में रिफ्यूजी की तरह रहने लगे, और कुछ कुछ पाकिस्तान से हिंदू ऐसे थे जो इंडिया में आए, अपने घर बार को छोड़कर पाकिस्तान वाले को, इधर आके रिफ्यूजी की तरह रहने लगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। अगला क्वेश्चन है हाउ वॉज वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। आप अगर देखोगे इंडिया में एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है 3 जनरल इलेक्शंस तक, स्टार्टिंग से लेके जब से हमारे यहाँ इलेक्शन स्टार्ट हुए, वो पार्टी है कांग्रेस। लेकिन बाकी कंट्रीज में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रही हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या है हमारी कांग्रेस में या इंडिया की कांग्रेस में और बाकी देशों के पार्टीज में, वो बताना है। इंडिया का जो वन पार्टी का डोमिनेंस है, अगर आप देखोगे उसमें डिसिमिलरिटी है। कैसे? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, बट बाकी के देशों में इतना जहां पर डोमिनेंस है वहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, वहां पार्टी ही एक होती है। हमारे यहाँ तो फ्री एंड फेयर एटमोस्फेयर होता है इलेक्शंस का, कोई भी आओ लोग चुनते हैं, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। बट कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो ग्लोरियस लेगेसी है कांग्रेस की, इसी वजह से कांग्रेस ने डोमिनेट किया इंडिया में। बाकी की कंट्रीज है, चाइना में भी एक ही पार्टी है, क्यूबा में एक ही है, सीरिया मैक्सिको में एक ही है। यहाँ पे रूल ही यही बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक ही पार्टी होगी, ठीक है। और मैक्सिको की जो PRI पार्टी है उसने तो 6 डिकेड्स तक, 60 सालों तक रूल किया है, और फिर जाके वो डिक्टेटर बन गए वहां पे।
तो इन कंट्रीज में इलेक्शन ही नहीं होते, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक ही पार्टी है। बट हमारे इंडिया में एक कांग्रेस जो जीती है बार बार, वो डेमोक्रेसी से जीती है, फेयर तरीके से जीती है। डिस्क्राइब एनी 4 फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। क्यों कांग्रेस जीत रही थी? एक तो इसमें एलीट लोग भी शामिल थे, अमीर ऊंचे घराने के लोग, पढ़े लिखे लोग, बिजनेस वाले लोग, मिडिल क्लास लोग, किसान लोग, सोशलिस्ट वाले, कैपिटलिस्ट वाले, सारे ही नेता थे इसमें। और पॉपुलर लोग बहुत थे, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल सरदार, और जवाहरलाल नेहरू बहुत ही ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे। और कांग्रेस अपर लेवल से लेके ग्रास रूट लेवल तक बहुत अच्छे से काम कर रही थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही वो बहुत पॉपुलर पार्टी रही है। नेहरू जी के टाइम पे कांग्रेस की बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि हर तरीके के लोग इसमें शामिल थे, इसी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस ज्यादा था। एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। हमारे देश में जब पहली बार इलेक्शन करवाए गए थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा? तो इलेक्शन कमीशन बनाया गया था जनवरी 1950 में, और बहुत बड़े देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाना अपने आप में एक चैलेंज था। एक तो ये था, पूरा एक बाउंड्रीज बनानी थी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी थी। एक एरिया होता है ना भाई इलेक्शन का, मान लो आपकी एरिया से कोई एमएलए होगा, दूसरे एरिया से, ये एरियाज भी तो बनाए जाते हैं। और इलेक्टोरल रोल्स बनाने थे, ठीक है। और इसके अलावा वोटर लिस्ट बनानी थी। 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी का जो 85% है वो लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ये भी बहुत दिक्कत है, कैसे अपने कैंडिडेट का नाम पढ़ेंगे, वो कैसे उस पार्टी का नाम पढ़ेंगे जिसको वोट डालने जा रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। कंट्री का साइज बहुत बड़ा था, अपने आप में बहुत चैलेंज था। सो ये कुछ चैलेंजेस आए। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, आप इनको जरूर करके जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।